2020 की एक साहसी एडी अभियान में ब्लैक रॉक, जो हथियार बनाने के लिए जाना जाता है और जो शायद आपकी दादी को भी रैम्बो जैसा महसूस करा सकता है, ने थॉमस क्रूक्स को स्पॉटलाइट किया, जो ट्रंप का शूटर के नाम से मशहूर था। आगे बढ़ते हैं 2024 में क्रूक्स एक अनचाही सीक्वल की तरफ फिर से सामने आया, ट्रंप को एक पेंसिल्वेनिया रैली में कत्ल करने की कोशिश करते हुए और इस बार ब्लैक रॉक की राइफल का इस्तेमाल करते हुए। इस कहानी में बहुत से लूप होल्स हैं शूटर और ब्लैक रॉक के बीच के रिश्ते के हवाले से, लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्लैक रॉक इख्तियारी तौर पर एक प्रेसिडेंशियल असाइलेंट का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। ब्लैक रॉक और शूटर के दरमियान कहानी कुछ इस तरह है। ब्लैक रॉक फायर आर्म्स की कहानी 1988 के आखिर में शुरू होती है, जब लैरी फिंक और उनके कुछ पार्टनर्स ने इसे बनाया। शुरू में ब्लैक रॉक एक रिस्क मैनेजमेंट और फिक्स्ड इनकम इंस्टीट्यूशनल एसेट मैनेजर के तौर पर काम करता था। सालों के साथ ये एक बड़ी इकाई बन गया, जो 2021 के तौर पर 9 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करता है। ये हैरतअंगेज फिगर ब्लैक रॉक को दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बनाता है, जो इसे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पर बेमिसाल असर बख्शता है। ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एक सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलू इसका फायर आर्म्स इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यह अमेरिका के सबसे बड़े गन मेकर्स में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। ब्लैक रॉक की अमेरिका के सबसे बड़े गन निर्माताओं में निवेश की कहानी एक रणनीतिक वित्तीय चालों और पैसिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जैसे ETFs और इंडेक्स फंड्स की बढ़ती हुई प्रभावशाली मिसाल है। इस इन्वॉल्वमेंट को समझने के लिए हमें उसके होल्डिंग्स और पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शंस के स्पेसिफिक्स में घुसना पड़ेगा, जो इसके बाद आई थी। 2018 में ब्लैक रॉक के सिग्निफिकेंट स्टेक्स गन निर्माताओं में सबके सामने आए। यह वह साल था जब यूनाइटेड स्टेट्स में गन कंट्रोल के हवाले से अवेयरनेस और एक्टिविज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस वक्त में पार्कलैंड स्कूल शूटिंग, जो फरवरी में हुई थी, ने नेशनल डिबेट को फिर से हवा दी गन लॉज एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। इसी दौरान रिपोर्ट्स ने यह रिवील किया कि ब्लैक रॉक ने मेजर गन मेकिंग कंपनियों में सब्सटैंशियल शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में एक की कंपनी स्टर्म रूगर एंड कंपनी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े फायर आर्म्स निर्माताओं में से एक है। 2018 में ब्लैक रॉक ने स्टर्म रूगर एंड कंपनी का तकरीबन 11% अपने पास रखा हुआ था। यह स्टेक ब्लैक रॉक को कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनाता था, जो उसे कंपनी के ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देता था। ब्लैक रॉक के गन पोर्टफोलियो में कुछ हैवी हिटर्स भी हैं और स्मिथ एंड वेसन ब्रांड इंक इसकी एक प्राइम एग्जांपल है। यह कंपनी, जो 1850s के गोल्ड प्रोस्पेक्टर्स के जितनी ही रिच हिस्ट्री रखती है, अपने रिवॉल्वर्स के लिए मशहूर है। सालों के साथ इसने अपने आर्सेनल को डाइवर्सिफाई करते हुए एक वाइड रेंज ऑफ फायर आर्म्स शामिल कर लिए हैं। स्मिथ एंड वेसन की पेरेंट कंपनी अमेरिकन आउटडोर ब्रांड्स कॉरपोरेशन में अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए ब्लैक रॉक ने दिखाया कि यह सिर्फ रिवॉल्वर सिलेंडर के स्पिन के लिए नहीं है। 2018 में ब्लैक रॉक ने अमेरिकन आउटडोर ब्रांड्स कॉरपोरेशन का 8% अपने पास रखा हुआ था, जो कंपनी के टॉप शेयर होल्डर्स में से एक बनाता था। फिर विस्टा आउटडोर इंक भी है, जो ब्लैक रॉक के गन गेम में एक और मेजर प्लेयर है। यह कंपनी सिर्फ एमओ बनाने तक ही नहीं रुकती, बल्कि आउटडोर स्पोर्ट्स गियर की दुनिया में भी टॉप डॉग है। विस्टा आउटडोर कुछ बिग नेम फायर आर्म ब्रांड्स ऑन करती है, जिनमें सैवेज आर्म्स भी शामिल है। ब्लैक रॉक का स्टेक विस्टा आउटडोर में ऐसा है जैसे एक ऑल यू कैन शूट बूफे का फ्रंट रो सीट होना, जो और भी हाईलाइट करता है उसके इन्वॉल्वमेंट को। फायर आर्म्स उद्योग में गहराई से जाएं, और अब इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि फायर आर्म्स बनाने वाली कंपनियां, जिनमें ब्लैक रॉक के काफी शेयर हैं, वे उन लोगों के लिए सबसे पसंदीदा टूल्स बन गई हैं जो अंधेरे में काम करना पसंद करते हैं। इनकी प्रिसिशन, रिलायबिलिटी और यूजर फ्रेंडली डिजाइन इन्हें सबसे ऊपर की पसंद बनाती है, उनके लिए जो अपने काम को कुशलता और गोपनीयता के साथ पूरा करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये फायर आर्म्स एक अनलिखा वादा लेकर आती हैं। चाहे आप हंटर हों, स्पोर्ट्स शूटर हों या किसी और दुष्ट इरादे के साथ, आपको ब्लैक रॉक के आर्सेनल में अपनी जरूरत का सही फिट मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की थी, उसने भी एक राइफल का उपयोग किया था, जो ब्लैक रॉक से लिंक्ड कंपनियों के शेयरों में थी। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स का जन्म और परवरिश बेथल पार्क, पेंसिल्वेनिया के एक शांति भरे उपनगर में हुई,
जो बटलर से 1 घंटे की ड्राइव की दूरी पर है। बेथल पार्क एक समुदाय है जो अपनी शांतिपूर्ण पड़ोसियों और करीबी निवासियों के लिए जाना जाता है। यहाँ थॉमस ने अपने प्रारंभिक वर्षों को अपने माता पिता के साथ एक साधारण घर में बिताया। थॉमस ने बेथल पार्क हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और 2022 में ग्रेजुएट किया। स्कूल के दौरान थॉमस एक अकेला और चुप रहने वाला व्यक्ति था। क्लासमेट्स ने उसे अक्सर बुली किया और इनकी समझ की कमी और स्वीकृति ने उसकी अलगाव को बढ़ाया। इसके बावजूद कोई महत्वपूर्ण घटनाएं या रेड फ्लैग्स नहीं थे जो उसकी हिंसा की प्रवृत्ति को दर्शाते हों। शिक्षकों और स्कूल स्टाफ ने उसे एक ऐसा छात्र बताया जो शांत रहता था और कोई परेशानी नहीं करता था। घर पर थॉमस अपने माता पिता के साथ रहता था। दोनों के बीच एक करीबी रिश्ता था और उसके माता पिता उसकी जिंदगी पर एक महत्वपूर्ण असर डालते थे। एआर स्टाइल की राइफल जो शूटिंग में उपयोग की गई थी, उसके माता पिता की थी, जो समझते थे कि थॉमस उस दिन रैली के दिन गन रेंज पर गया था। यह अनुमान कुछ असामान्य नहीं था, क्योंकि थॉमस छोटी उम्र से ही फायर आर्म्स और आउटडोर एक्टिविटीज में रुचि रखता था। थॉमस अपनी शांत प्रकृति के बावजूद पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ नहीं था। वोटिंग रिकॉर्ड के अनुसार वह एक पंजीकृत रिपब्लिकन था, लेकिन उसकी राजनीतिक गतिविधियां न्यूनतम थीं और उसका महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं था। इस ऑनलाइन गतिविधि की कमी ने जांचकर्ताओं के लिए उसकी प्रेरणाओं और मानसिक स्थिति को समझना मुश्किल बना दिया। रैली के दिन से पहले एक चौंकाने वाली मोड में फेडरल इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड दर्शाता है कि जो बाइडेन के उद्घाटन के दिन थॉमस ने $15 डेमोक्रेटिक अलाइंड प्रोग्रेसिव टर्नआउट प्रोजेक्ट को दान किए थे। यह विरोधाभासी व्यवहार उसकी प्रोफाइल को और जटिल बनाता है और उसकी असली राजनीतिक मान्यताओं और प्रेरणाओं के बारे में सवाल उठाता है। थॉमस का डिस्कॉर्ड पर एक अकाउंट था जो एक मैसेजिंग ऐप है जो गेमर्स और विभिन्न ऑनलाइन समुदायों में लोकप्रिय है। लेकिन डिस्कॉर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि उसने महीनों से उस अकाउंट पर कोई पोस्ट नहीं की थी। प्लेटफॉर्म ने आखिरकार उसका अकाउंट ऑफ प्लेटफॉर्म बिहेवियर पॉलिसी के तहत हटा दिया, जो उसकी ऑनलाइन इंटरेक्शन के बारे में उपलब्ध जानकारी को और सीमित कर दिया। एफबीआई ने बताया कि थॉमस एक संभावित खतरे के रूप में शूटिंग से पहले उनकी रडार पर नहीं था। कोई मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के संकेत नहीं थे और उसकी हाल की संचार ने कोई प्रेरणा प्रकट नहीं की और न ही यह सुझाव दिया कि कोई और शामिल था। रैली के दिन बटलर, पेंसिल्वेनिया में माहौल उत्साह और प्रत्याशा से भरा हुआ था। ट्रंप के समर्थक बड़ी तादाद में जमा हुए थे ताकि उनका भाषण सुन सकें। इनमें छिपा हुआ था थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, जो एक दुष्ट योजना के साथ था। जैसे ही रैली शुरू हुई, थॉमस क्रूक्स ने खुद को एक छत पर स्थिति में रखा जो स्टेज से 450 फीट से कम दूरी पर था, जहां ट्रंप भाषण देने वाले थे। गवाहों ने बाद में देखा कि एक व्यक्ति छत पर बियर क्रॉल कर रहा था, जो उनके लिए एक असामान्य दृश्य था जो उनकी ध्यान में आया। अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोण से क्रूक्स को स्टेज पर स्पष्ट दृष्टि थी। उसके पास एक एआर स्टाइल राइफल थी। जैसे ही रैली जारी रही, क्रूक्स ने निशाना लगाकर कई शॉट्स फायर किए, जिन्होंने भीड़ में आतंक और भ्रम फैलाया। गोलियों की आवाज रैली ग्राउंड्स में गूंज गई और उपस्थित लोग कवर के लिए भागने लगे। तात्कालिक प्रतिक्रिया सदमे और भय की थी। जब लोगों ने स्थिति को समझने की कोशिश की, सीक्रेट सर्विस ने तुरंत कार्रवाई की। एक सीक्रेट सर्विस स्नाइपर जो एक रणनीतिक स्थिति पर था ताकि ट्रंप की सुरक्षा कर सके, ने गोलियों की आवाज का स्रोत पहचाना। सटीकता और गति के साथ स्नाइपर ने निशाना लगाकर फायर किया और खतरे को निष्प्रभावी किया। थॉमस क्रूक्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। रैली उपस्थितियों और ट्रंप के लिए तत्काल खतरे को समाप्त कर दिया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने तुरंत क्षेत्र को सुरक्षित किया और सुनिश्चित किया कि रैली के उपस्थित लोग सुरक्षित हैं। यह घटना एक लगातार और खौफनाक स्थिति का उदाहरण है। दृश्य काफी बेचैन करने वाला था, जब इमरजेंसी रिस्पॉन्डर घायल लोगों की मदद कर रहे थे। हंगामे के बीच सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन की त्वरित कार्रवाई ने एक बहुत बड़ी त्रासदी को रोकने में मदद की। इस दौरान बेथल पार्क में थॉमस का पिता बहुत परेशान था। उसे लगा कि उसका बेटा गन रेंज पर गया है, जो थॉमस के लिए सामान्य बात थी। लेकिन जब उसने फोन के जरिए थॉमस से संपर्क नहीं किया, उसकी चिंता बढ़ गई। उसके पिता ने कई बार थॉमस को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने खबरों में शूटिंग के बारे में सुना, तो उसने सबसे बुरा सोचना शुरू कर दिया। शूटिंग के बारे में खबर सुनने के बाद थॉमस के पिता ने पुलिस को फोन करके अपनी चिंता जताई
और अपने बेटे के संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी दी। यह कॉल जांचकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन गई, जिसने अभी तक की घटनाओं को समझने में मदद की। शूटिंग के बाद एफबीआई ने एक ब्रीफिंग दी जिसमें पुष्टि की गई कि थॉमस क्रूक को शूटर के रूप में पहचाना गया और उसे एक सीक्रेट सर्विस स्नाइपर ने मार डाला। एफबीआई ने यह भी बताया कि क्रूक पहले से उनकी निगरानी में नहीं था। जांचकर्ताओं ने क्रूक की गतिविधियों और भावनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाना शुरू किया। उसका सेल फोन एफबीआई लैब को भेजा गया ताकि कुछ उत्तर मिल सके। रैली, जो पहले उत्साह और उमंग से भरी हुई थी, अब जांच और चर्चा का केंद्र बन गई थी। जिन्होंने अपने पूर्व राष्ट्रपति का समर्थन करने के लिए वहां आए थे, वे अब यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर थॉमस क्रूक के इरादे क्या थे। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब ब्लैक रॉक से संबंधित राइफल हत्या के हाथ में आई हो। 7 अक्टूबर 2007 को एक युवा शेरिफ के डिप्टी टाइलर पीटरसन ने एक पिज्जा पार्टी पर खौफनाक हमला किया। AR-15 राइफल का उपयोग करके 6 लोगों को मार डाला और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 6 अक्टूबर 2007 की रात को पीटरसन का एक विचार था, या शायद पिज्जा का शौक था, जो उसे एक्स गर्लफ्रेंड की पिज्जा पार्टी में ले गया। यह सभा आम थी, जहां दोस्त जो या तो छात्र या हाल ही में स्नातक थे, पिज्जा और मूवीज के साथ समय बिता रहे थे। पीटरसन का एक गुप्त मिशन था जो जॉर्डन के साथ मिलने के लिए था। लेकिन जैसे ही पीटरसन ने अपनी सुलह की योजना बनाई, वातावरण बिगड़ गया। झगड़ा बढ़ गया और लोग पीटरसन का मजाक उड़ाने लगे। इस मौखिक हमला ने पीटरसन को भावनात्मक उथल-पुथल में डाल दिया। गुस्से में पीटरसन ने अपनी कार से AR-15 राइफल निकालकर पिज्जा पार्टी में वापस आकर 30 गोलियां चला दी। इस हमले ने 6 लोगों की हत्या कर दी और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक और घटना 1 अक्टूबर 2017 को ब्लैक रॉक से हुई, जब स्टीवन पैडॉक ने मंडाले, बे रिजॉर्ट और कसिनो से गोलियों की बारिश कर दी। उसने सेमी ऑटोमेटिक राइफलों को बम्प स्टॉक से सुसज्जित किया, जो हर मिनट में सैकड़ों गोलियां चला सकती थीं। इस त्रासदी ने बम्प स्टॉक डिवाइस को राष्ट्रीय ध्यान में ला दिया। सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग 14 दिसंबर 2012 को हुई, जहां एडम लांजा ने 26 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें 20 युवा बच्चे और 6 वयस्क शामिल थे। लांजा ने पहले अपनी मां नैन्सी लांजा की हत्या की और फिर सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल गया, जहां उसने AR-15 स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक राइफल का उपयोग किया और 15 बच्चों और 4 वयस्कों को मार डाला। उसने कक्षाओं में बेतरतीब ढंग से गोलियां चलाईं, कुल 154 राउंड चलाए। प्रथम उत्तरदाताओं के दृश्य पर पहुंचने के बाद लांजा ने एक कक्षा में छिपकर आत्महत्या कर ली। ग्लॉक 20 SF से संबंधित हथियारों की कुछ मिसालें ब्लैक रॉक से जुड़ी हुई हैं। थॉमस क्रूक्स, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड J. ट्रंप की हत्या की कोशिश का मास्टरमाइंड था, 2022 में ब्लैक रॉक के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में नजर आया। यह विज्ञापन पेंसिल्वेनिया के एक स्कूल में शूट किया गया था, जहां थॉमस क्रूक्स एक भीड़ में एक पहचान न किए गए चेहरे के रूप में दिखाई दिया। यह विज्ञापन, जिसे AP और डोनर्स इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, ब्लैक रॉक के 2022 की शरद रथु में लॉन्च की गई विज्ञापनों की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस अभियान का उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों और मिशन को आम जनता के सामने लाना था। ब्लैक रॉक ने यह विज्ञापन अभियान शुरू किया ताकि वह रिपब्लिकन राज्य अधिकारियों की आलोचना का जवाब दे सके, जो कंपनी की निवेश रणनीतियों को पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक ESG मानदंडों के आधार पर राजनीतिक प्रेरित मानते थे। ब्लैक रॉक ने इस आलोचना का जवाब देने और अपनी मंशा को स्पष्ट करने के लिए विज्ञापनों की एक श्रृंखला बनाई, जो कंपनी के काम और सकारात्मक प्रभाव को उजागर करती थी। एक विज्ञापन फ्लोरिडा के फायर फाइटर को दिखाता है, जो ब्लैक रॉक की निवेश रणनीतियों और समुदाय के मूल्यों के लाभ को बताता है। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स का विज्ञापन में भाग लेना तब अधिक ध्यान में आया जब उसकी हत्या की कोशिश की खबर आई। इस खबर ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिससे लोगों ने ब्लैक रॉक की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। ब्लैक रॉक ने अपने बयान में पुष्टि की कि उनका विज्ञापन थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को दिखाता था। कंपनी ने कहा कि 2022 में एक विज्ञापन में बेथल पार्क हाई स्कूल के शिक्षक को हाईलाइट किया गया था, जहां कई अनपेड स्टूडेंट्स, थॉमस क्रूक्स भी शामिल थे, बैकग्राउंड में नजर आए। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो फुटेज को संबंधित अधिकारियों को दे दिया गया है और वीडियो को सर्कुलेशन से हटा दिया गया है सम्मान और आदर के लिए। ब्लैक रॉक ने हत्या की कोशिश की पूरी तरह से निंदा की और इसे नफरत भरा बताया।
सियासी हिंसा के हर प्रकार का जिक्र करते हुए कंपनी ने अपने जज्बे का ताज्जुद किया है कि वह निरंतरता और एकता को बनाए रखेगी। यह घटना एक आम कॉरपोरेट विज्ञापन को नए रंग में ले आई है, जहां उच्च वित्त और एक उच्च प्रोफाइल अपराध मामले का मिश्रण ऐसा हुआ है जिसे कम लोग ही कल्पना कर सकते थे। ब्लैक रॉक कैंपेन, जो शिक्षकों की रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता था, अब अक्सर नक्शे और व्यक्तिगतता के बीच के गलत मेल को उजागर करता है। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या का प्रयास हाल की राजनीतिक इतिहास का एक सबसे हैरान करने वाला और सनसनीखेज घटना है। सोचिए, एक ऐसे दिन के बारे में जब तनाव और ड्रामा से भरा हुआ था और घटनाओं की श्रृंखला ऐसी थी जैसे कोई हॉलीवुड स्क्रीन राइटर ने लिखा हो। एक महत्वपूर्ण दिन बटलर, पेंसिल्वेनिया में, जहां ट्रंप एक भाषण दे रहे थे। उनकी सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस की स्नाइपर टीमें रूफटॉप्स पर थीं, बिल्कुल छत पर खड़ी हुई, जैसे बाज अपने शिकार पर नजर रखते हैं। इन हाईली ट्रेंड एजेंट्स ने अपने लक्ष्य 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को लॉक किया, जो एक पास के रूफटॉप पर चढ़ा हुआ था और ट्रंप के भाषण के क्षेत्र के बिल्कुल पास था। जब शाम 6:15 बजे गोलियों की आवाजें शुरू हुईं, तो भीड़ के उत्साहजनक चीख चिड़ में बदल गईं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत एक्शन में आकर ट्रंप को जमीन पर गिरा दिया। खून ब्लीचर्स पर नजर आने लगा जहां ट्रंप बोल रहे थे। एक गोली उनके कान को लग गई थी, लेकिन जानलेवा नुकसान नहीं हुआ। दृश्य एक खौफनाक पांडेमोनियम था, जहां दर्शक स्तब्ध थे और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए तेजी से काम किया। अफसोस के साथ एक दर्शक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सीक्रेट सर्विस ने बाद में पुष्टि की कि संदिग्ध बंदूकधारी थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को एजेंट्स ने मार दिया। एफबीआई ने तुरंत जांच शुरू की और क्रूक्स के मकसद और पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश की। क्रूक्स, जिसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, ने एक महत्वपूर्ण योजना के जरिए ट्रंप के पास खतरनाक निकटता में पहुंचने की कोशिश की थी। जैसे ही हत्या के प्रयास की खबरें फैलीं, पूरे देश ने हैरानी व्यक्त की। यह बात कि ट्रंप ने इतनी निकटता से बच निकला, वास्तव में सौभाग्यपूर्ण थी। इस घटना ने राजनीतिक घटनाओं में सुरक्षा उपायों पर गहरी सवाल उठाए और यह भी कि लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों को लक्ष्य बनाने के लिए। सीक्रेट सर्विस की मजबूती और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का विश्लेषण अक्सर उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों की सुरक्षा में होता है, लेकिन एक हालिया घटना ट्रंप के इवेंट में उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रही है और सुरक्षा पैरामीटर और निगरानी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यह घटना बटलर, पेंसिल्वेनिया में हुई, जहां हजारों समर्थक ट्रंप के भाषण को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। सीक्रेट सर्विस ने एक सुरक्षा परिधि तय की थी, जो कि मानक प्रक्रिया है, लेकिन एक इमारत जो इस परिधि के बाहर थी, उसने एक चौंकाने वाली सुरक्षा उल्लंघन का केंद्र बना दिया। सीक्रेट सर्विस के अनुसार यह इमारत परिधि के बाहर थी, लेकिन इस निर्णय ने शिकायत और तेज समीक्षा को जन्म दिया। आम सवाल यह है कि इस इमारत को सुरक्षित क्षेत्र में क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या यह कम जोखिम संरचना मानी गई या केवल एक चूक थी? CNN की व्हिटनी वाइल्ड ने रिपोर्ट किया कि कई कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने इस इमारत की निकटता पर आश्चर्य जताया है। हैरान करने वाली बात है कि एक बड़े सुरक्षा संकट का होना संभव है, खासकर इतने बड़े मामले में। सीक्रेट सर्विस अपनी सुरक्षा के दायरे को पूरा करने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन पर ज्यादा भरोसा करती है। यह सहयोग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्थानीय अधिकारी क्षेत्र से भली भांति परिचित होते हैं और ज्यादा मैन पावर उपलब्ध करा सकते हैं। ट्रंप के इवेंट के दौरान 2 सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर टीमें जमीन पर थीं, साथ ही 2 स्थानीय काउंटर स्नाइपर टीमें भी मौजूद थीं। फिर भी सवाल उठता है कि बिल्डिंग की छत पर कोई नहीं था। यह जानकारी कानून प्रवर्तन को दी गई, लेकिन जवाब देने में देर हुई। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने छत पर चढ़कर ब्रीफली शूटर को देखा, जो अपना राइफल अधिकारी की ओर घुमा रहा था। स्थानीय कानून प्रवर्तन पर सुरक्षा के दायरे को पूरा करने का भरोसा सीक्रेट सर्विस के लिए एक सामान्य प्रथा है, लेकिन यह घटना इस दृष्टिकोण में कमजोरियों को उजागर करती है। बिल्डिंग, जो सुरक्षा परिधि के बाहर थी, को उचित रूप से मॉनिटर नहीं किया गया, जिससे गनमैन को छत तक पहुंच मिल गई और एक बड़ी धमकी पैदा हो गई। यह एक स्पष्ट सुरक्षा की कमी है। यह बात कि गनमैन इतना करीब आ सकता है और वास्तव में किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, नफरत की बात है। एक स्वतंत्र जांच की जरूरत है,
ताकि पता चल सके कि क्या गलत हुआ। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन और डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के करीब आने के साथ साथ और दोनों वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं, दांव और भी बढ़ गए हैं। सीक्रेट सर्विस को इन सुरक्षा की चूक को ठीक करना होगा ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोका जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की जान पर हुए असफल हत्या के प्रयास ने राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर ज्यादा असर डाला। इस घटना ने राष्ट्रपति अभियान को नई अनिश्चितताओं से भर दिया और दोनों उम्मीदवारों ने अपनी रणनीतियों और संदेश को फिर से देखने की शुरुआत कर दी। ट्रंप, जो कि संभावित रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ने अपनी अभियान को राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता के विषयों पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए उनकी संशोधित स्पीच ने अमेरिकियों को एकजुट होकर झगड़े और हिंसा के खिलाफ खड़े होने की अपील की। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने प्राइम टाइम संबोधन में हिंसा की निंदा की और नागरिक संवाद के लिए एक प्रतिबद्धता की आवश्यकता को जाहिर किया। उन्होंने अमेरिकियों से अपील की कि वे शांतिपूर्वक अपने मतभेदों को मतदान बॉक्स के माध्यम से सुलझाएं और यह जोर दिया कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और भी रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर किसी भी कार्ड पर क्लिक करें।